सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं एम के। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा, पूर्व में लगातार हम हिंदी से संबंधित प्रश्न पत्र आप तक लाने का मैं कोशिश करता हूं। इससे पहले हमने झारखंड, छत्तीसगढ़ पीजीटी टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में 2023 अगस्त माह में संपन्न हुआ था, उसका आकलन विश्लेषण किया था। इसके बाद 2020-21 में जो हिंदी आईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका विश्लेषण और आकलन किया था। उसमें से 70 नंबर को सब्जेक्ट आता है, आपको मालूम होगा, आपका विषय रहेगा किसी भी प्रकार से। और 30 नंबर का जो शिक्षण अभिरुचि होगा वो सारे, चाहे मैथ हो, आप इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, कला हो, कॉमर्स हो, 30 नंबर का सबका कॉमन ही पूछा जाएगा। सबका इसी प्रकार से सिलेबस होगा। तो देखते हैं, आज हम शिक्षण अभिरुचि के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इन क्वेश्चनों से आप अपना बेहतर आकलन कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों का कराने का मतलब यही नहीं कि आप सही उत्तर तक पहुँचे। इन प्रश्नों का कराने का मेरा तात्पर्य और मेरा वीडियो लाने का यही प्रयास है कि आप इससे बेहतर रणनीति बनाएं, अपना आकलन, अपना विश्लेषण रचनात्मक ढंग से करें। मित्रों, एक क्वेश्चन बार बार आप लोगों द्वारा मेरे तक भी पहुंच रहा है कि वो कब तक भर्तियां आएगी, ये कुमाऊं मंडल की है या गढ़वाल मंडल की है, लेक्चरर की पोस्ट कब तक आएगी। तो आप इस संशय में मत जाइएगा, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि समय कम है। 6 महीने में आपको पूरा सिलेबस जो है तैयार करना होगा अपनी बेहतर रणनीति के अनुसार। आप देखते हैं कि दिन रात कुछ चैनल पे कुछ पत्र जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, तो आप उस भ्रम की स्थिति में क्यों जाते हो। आपको पढ़ना है तो आप अपनी लगातार तैयारी करते रहिएगा। समय कम है, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स लो, ऑफलाइन कोर्स लो, कोचिंग में या लाइब्रेरी में, जहाँ भी आपको बेहतर लगे। लेकिन आपको एक अपने मन में ये चीज़ बैठानी होगी, पढ़ना तो स्वयं आपको पढ़ना ही होगा। और वो पढ़ने के लिए आपको एकांत चाहिएगा। रूम में तो आपको पढ़ना ही है, एकांत में पढ़ना ही है। चाहे आप कोचिंग जाओ फिर भी उसका आकलन आप रूम में करोगे, एकांत। आपको एक स्वच्छ और अच्छा वातावरण की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जहाँ भी जाओगे आप अपने स्व अध्ययन के बल पर ही आपको आगे पहुंचना है। आपको अपना मिशन में कामयाब होना है। आप चाहे कोचिंग जाओ, लाइब्रेरी जाओ, किसी के माध्यम से पढ़ो, वहाँ पर कोई युक्ति या औषधि तो पिलाएगा नहीं कि आपको एकदम से सब कुछ याद होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि आप अपने समय सारणी निर्धारित कीजिएगा और बेहतर तैयारी में लग जाएगा, क्योंकि समय कम है किसी न किसी माध्यम से। तो ज़्यादा आगे इन बातों को ना ले जाते हुए हम अपने मेन मुद्दे और टॉपिक पर आएंगे कि शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न पूछे गए थे उन पर आप चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न था, जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थितियों में किया जाता है तो उसे कहते हैं सीखने का क्षितिज क्षितिज अंतरण या स्थानांतरण, द्विपार्श्विक अंतरण और ऋणात्मक अंतरण। इसमें एक चौथा ऑप्शन दिया था ऊर्ध्व अंतरण। तो इन तीन में से आपने इसमें से अपना आकलन सही उत्तर चयन करना है। तो इसका आंसर होगा पहला, यानी क्षितिज अंतरण। या अंतरण और स्थानांतरण, इसमें कोई अंतर नहीं है। शब्दों को देख लेना, और जो साहित्य वाले हैं उनको इस शब्दों का अर्थ तो होना ही होगा, क्योंकि पैडागोजी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका माध्यम अलग होते हैं। अगर हम हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं तो उसका अर्थ में भी विभिन्नता आती है। तो आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये वास्तव में ज्ञान को अर्जित करने का ये अंतरण है क्या। लेकिन अधिगम का मतलब सीखना होता है। इस आप कन्फ्यूजन में मत रहना। सीखना और अधिगम एक ही होता है, या सीखना आ गया या अधिगम आ गया। अधिगम मैंने सीखना ही होता है। तो देखते हैं कि पहले हमें एक बात देखनी होगी कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार होते हैं, जो अंतरण के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं मुख्यतः: सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। तो सकारात्मक क्या होता है, जैसे हम कोई गाड़ी सीखते हैं या मोटरसाइकिल सीखते हैं, और मोटरसाइकिल सीखने के बाद हमने अगर कार सीख ली तो वह सकारात्मक हो गया, क्योंकि हमने उसका ज्ञान जो है दूसरे में आगे परिवर्तित कर दिया है।
नकारात्मक या ऋणात्मक, वहाँ घट रहा है। सकारात्मक यानी धनात्मक। जैसे कि मानो हम भारत में हैं, भारत में गाड़ी चलाते हैं, यहाँ हम दाएं हाथ से चलाते हैं, और हम जर्मनी में चले गए, वहाँ हम बाएं हाथ से अगर गाड़ी चलाते हैं तो यह ऋणात्मक हुआ, क्योंकि हमारा नॉलेज वहाँ बड़ा नहीं। तीसरा पॉइंट है शून्य स्थानांतरण। शून्य वहाँ होता है ना बाधा आए, अगर हम कोई गाड़ी सीख रहे हैं ना तो मुझे उस गाड़ी सीखने में आगे में मेरी प्रगति हो रही है, और ना ही मुझे उन्नति मिल रही है, ना ही हमें अउन्नति मिल रही है। ना बाधा पैदा होती है और ना ही उसमें सहायता मिलती है, तो वहाँ पर शून्य स्थानांतरण होगा या अंतरण होगा। दूसरा पॉइंट, अधिगम अंतरण के विशिष्ट प्रकार। ये अधिगम स्थानांतरण के प्रकार थे, और अधिगम स्थानांतरण के विशिष्ट प्रकारों में 4 प्रकार आएंगे जो क्वेश्चन से बना हुआ था। एक पक्षी, द्विपक्षी, लंबवत या ऊर्ध्व, और चौथा आता है क्षितिज अधिगम। अब एक पक्षी क्या होता है, जैसे हम एक हाथ से कार्य करते हैं और एक हाथ से किसी की बसरीत हल्की फुल्की चोट लग जाती है, तो वह व्यक्ति दूसरे हाथ से यानी बाएं हाथ से वह कार्य, अगर चोट लगी तो दाएं हाथ से वह कार्य दूसरा कार्य कर सकता है। द्विपक्षी का मतलब होता है जैसे हम एक पेन से लिखते हैं, मैं नोट्स बनाता हूँ, मैं उस पेन से लिखता हूँ, लेकिन अक्सर क्या होता है कि दूसरा हाथ में हमारा उठ जाता है, तो ये द्विपक्षी हो गया, द्विपक्षी अंतरण हो गया। तीसरा आता है लंबवत ऊर्ध्व, या श्रेणीबद्ध तरीके से चलता है, ये श्रेणीबद्ध तरीके से चलता है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक के बाद एक क्रम में चलता है। चौथा अधिगम अंतरण का विशिष्ट प्रकार में से है क्षितिज अधिगम। यह एक परिस्थिति उसी परिस्थिति में किया जाता है, एक जैसे कि एक परिस्थिति उसी परिस्थिति में आगे किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक भाषा नियम से दूसरी भाषा सीखना। अगर उदाहरण के तौर पर मेरी भाषा गढ़वाली या कुमाऊनी है, उसके आधार पर मैं जो है हिंदी भाषा सीखता हूँ, तो यहाँ पर क्षितिज स्थानांतरण होगा। तो आपको इन बातों को भी ध्यान रखना होगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग एक बार आपकी समझ में आएगा। हमारा यहाँ पर प्रश्न कराने का यही मतलब नहीं कि सीधा आप उत्तर तक पहुँचे। हमारे प्रश्न करने का मतलब यही है कि आपका विश्लेषण, आपका आकलन, और आपका आकलन जो है रचनात्मक ढंग से हो। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृद्धि प्रभावित होती है, वंशाक्रम, बुद्धि, या बुद्धि और वातावरण। तो आपको मालूम होगा इसका सी होगा, यानी बुद्धि और वातावरण से होगा। ये दोनों से ही होगा, क्योंकि क्या होता है, अब बुद्धि अभिवृद्धि, आपको ध्यान रखना होगा कि अभिवृद्धि और वृद्धि, अभिवृद्धि और वृद्धि, यहाँ पर बुद्धि लिखा हुआ है, वृद्धि होगा शायद में इसमें, यहाँ पर बुद्धि है, बुद्धि और यहाँ पर एक अभिवृद्धि है। तो अभिवृद्धि अलग होता है, बुद्धि अलग होता है, और वृद्धि अलग होता है। वृद्धि की मतलब आपको मालूम होगा कि यह प्रौढ़ावस्था, गर्भधान से प्रौढ़ावस्था तक चलता ही रहता है, या शारीरिक होता है, और यह बाह्य रूप से होता है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे। तीसरा नंबर का प्रश्न है, किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाले परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। गेट्स, कॉलमैन, बोरिंग, लैंगफील्ड एंड विल्ड, और चौथा आइजेनिक। तो इसका आंसर होगा यानी सी, यानी सी का, इसमें प्रश्न पत्र में डी दिया है, लेकिन मैंने इसका क्रम चेंज किया है, तो आप यहाँ पर असामंजस्य की भावना में ना रहे, तो इसका आंसर होगा सी, बोरिंग, लैंगफील्ड एंड विल्ड। अब देखो यहाँ पर समायोजन, एक समायोजन के बारे में बात हो रही है। समायोजन पहले हम देखते कि समायोजन है क्या। तो समायोजन देखो, जीन पियाजे का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत, विकास, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। उन 4 पॉइंट को आप जानते हैं, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। लेकिन उसका दूसरा भी उनके जो विचार हैं वो क्या हैं, संज्ञान, एक तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, और दूसरा उनका
महत्वपूर्ण सिद्धांत है संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सिद्धांत। यहाँ अवस्थाओं का था और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन का संबंध संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से है। अब ये 4 भागों में हमने विकास के अवस्थाओं को देखा। संज्ञानात्मक प्रक्रिया को उन्होंने 5 भागों में बांटा था। स्कीमा, अनुकूलन, संतुलीकरण, आत्मसातीकरण और समायोजन। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। इसमें एक है गेट्स। तो गेट्स का विचार क्या था? संतुलन समायोजन के बारे में। संतुलित दशा है, यानी समायोजन संतुलित दशा है जिस पर पहुंचने पर हम उसी व्यक्ति को सुसमायोजित करते हैं। इसी तरीके से स्मिथ का विचार है समायोजन पे। स्मिथ क्या कहते हैं समायोजन के बारे में? अच्छा समायोजन वह होता है जो यथार्थ पर आधारित होता है, यथार्थ पर आधारित होता, आगे सोचने पर आधारित होता है तथा संतोष देने वाला होता है। तो आप इनकी और परिभाषाओं को भी देखें जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कार्ल सैनिक ने मानव विकास के अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया? यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको डाउट हुआ होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग अलग राइटरों के किताबों से हमें सस्पेंस बरकरार हो जाता है और वहाँ पर हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो आंसर में 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, लेकिन इसमें 8 माना गया था। अगर हम रीड की बात करें, जेडी सिंह की बात करें, तो उसमें जो है 7 दिया है, लेकिन 8 ही माना गया है इसमें। शायद में अगर आयोग के पास भी प्रत्यावेदन गया होगा इस क्वेश्चन पे, लेकिन इसको 8 ही माना गया। तो आप सही से देखिए, वैसे मीन तौर पे जो है मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं 6 ही मानी जाती है। शैशव अवस्था के अंदर भ्रूण अवस्था जो गर्भ से जन्म तक होती है, शैशव अवस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है। बाल अवस्था की बात करें, पूर्व बाल अवस्था 3 से 6 होती है, उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 होती है, किशोर अवस्था 12 से 19 होती है और प्रौढ़ अवस्था जो है 19 से आगे की होती है। तो मुख्यतः आप नोट कर लेना 6 अवस्थाएं हैं। जो 4 अवस्थाएं मानी हैं वो मानी हैं रॉस ने, और कोल ने इसमें 12 अवस्थाएं मानी थी मानव की। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना जिससे आपका ज्ञान बढ़े। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत। एक स्वास्थ्य सिद्धांत अलग है, नोट कर लेना इस पॉइंट को। यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से बना हुआ है। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया गया है हर्ज़बर्ग ने, हॉल ने और मैस्लो ने। तो इसका आंसर जो होगा, जो अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत दिया था वो हर्ज़बर्ग ने दिया था। हॉल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था, मैस्लो ने जो है मांग या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। आप इन पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। थोड़ा सा परिवर्तन के तौर पर मैं चारों पॉइंट लिखने की कोशिश की है जिससे कि आपको एक बेहतर रूप से या प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, करने को मिलेगा। 6 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन है, किसने कहा था? इस स्किनर, इस पे स्पिनर लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लेना, स्किनर कर लेना, क्राउन वैक कर लेना। दूसरा क्राउन वैक है, क्रो एंड क्रो है, क्रो एंड क्रो है और गिलफोर्ड है चौथा ऑप्शन। तो सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन है, यह किसने कहा था? तो यह जो कहा था क्रो एंड क्रो ने कहा था। अब जो है स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर का विचार था सीखने के बारे में, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, जो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होती है उसके बारे में, उसको जो है अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जैसे अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन आ गया, उत्तरोत्तर समायोजन। ये कई बारे पिछली बार यह क्वेश्चन आया था कि व्यवहार में उत्तरोत्तर समायोजन की प्रक्रिया अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जैसे हम सीखते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, अनुभव होता है, अनुभव से प्रशिक्षण, और जैसे अनुभव होता है, प्रशिक्षण जितना हमारा मजबूत होता है तो हमारा सीखना भी उतना मजबूत होता है। अगला इसमें गिलफोर्ड वुडवर्थ का है। वुडवर्थ का एक सिद्धांत है इसी से संबंधित कि नवीन ज्ञान और नवीन
प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो आपको इस प्रकार सभी, चाहे ज्ञान से हो, बुद्धि से हो, विवेक से हो, विकास से हो, आपने इनकी परिभाषाएं भी नोट करनी है। इतना सरल पेपर नहीं था पेडागोजी का, हर तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृद्धि का अर्थ है। तो अभिवृद्धि का अर्थ है व्यवहार का लक्षण, अधिगम की क्षमता, और सी है इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तात्पर्य जिससे व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जा सके, दी जाती है। तो इसका अभिवृद्धि से संबंधित यह क्वेश्चन बना था, इसका आंसर सी होगा। तो आप इन पॉइंट को भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि क्रिचमर, और कहीं पर क्रिसमर लिखा है। आप अगर इस प्रकार के वर्ड हिंदी वालों को अगर मिलते हैं तो आप उसका अनुवाद हिंदी अंग्रेजी में देखना। आप साहित्य शब्दों में मत जाना कि हमने तो क्रिसमर पढ़ा था, यहाँ तो क्रिचमर लिखा हुआ है। इस पॉइंट को भी बहुत ज़्यादा आप ध्यान देंगे। तो क्रिचमर के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है लंबकाय, सुडोलकाय, गोलाकार काय, अंतर्मुखी काय। अंतर्मुखी, तो इन जो क्रिचमर का था उस अंतर्मुखी सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने जो है 4 भागों में बांटा था, जो है क्रिचमर और सोल्डन का जो है अपना सिद्धांत था। यह सिद्धांत व्यक्तित्व पर आधारित सिद्धांत था। और सोल्डन ने जो है 3 भागों में बांटा था, गोलाकार, लंबाकार, आयताकार। और जो क्रिचमर का था सिद्धांत था, इन्होंने भी इसे 4 भागों में बांटा। इसको आपको पॉइंट याद रखना है कि क्रिचमर और सेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक बनावट के आधार पर है, जुंग का वर्गीकरण सामाजिक आधार पर है, और हिप्पोक्रेट्स का जो सिद्धांत है वो संवेग पर आधारित है। अगर हम क्रिचमर की बात करें तो इन्होंने जो है गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय और विशालकाय ने 4 भागों में बांटा था। और वहीं दूसरी ओर सेल्डन ने जो है 3 भागों में बांटा था। सेल्डन और क्रिचमर का जो सिद्धांत है इन्होंने शारीरिक बनावट पर दिया था। इसी प्रकार का हूबहू क्वेश्चन बना हुआ था 2018 में, मैंने यहाँ पर नोट किया है। आयताकार शरीर रचना वाले व्यक्ति होते हैं जोशीले और क्रोधी। यह जो है सैडन से यह क्वेश्चन बना था, सैडन के सिद्धांत से यह क्वेश्चन बना था 2018 में। तो आप रचनात्मक ढंग से इसको देखेंगे। अगर हम व्यक्तित्व सिद्धांत की बात करें तो सबसे बेहतर जो सिद्धांत माना जाता है सामाजिक सिद्धांत के आधार पर जिन्होंने रचना की थी वह जुंग का वर्गीकरण था, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। अगला प्रश्न हम देखेंगे 9वां नंबर का प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम के साथ कई विकास के सिद्धांत दिया है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर अभिक्रमित अधिगम है, यहाँ पर अभिक्रमित अधिगम के साकाई, इसको ज़रा आप सही कर लेना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। तो आप ये क्वेश्चन था अभिक्रमित अधिगम के साकाई अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? स्किनर, नॉर्मल एंड क्राउडर, गिलबर्ट और केलर। तो इसका सही सिद्धांत जो सही आंसर था वो नॉर्मन ए क्राउडर का था यह सिद्धांत। इसमें एंड ये होगा, इसको एंड हटा लेना आप लोग, क्योंकि थोड़ा शुद्धियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन पॉइंटों को देख लेना कि जो सही उत्तर और सही आकलन आपको दे सके। तो हम देखते हैं कि साकाही अभिक्रमित के जो सिद्धांत थे, अब यहाँ पर जो है गौण क्वेश्चन पूछा गया था। मुख्यतः क्वेश्चन क्या बनता है कि रेखाई अभिक्रमित अनुदेशन के जो सिद्धांत दिया था वो स्किनर ने दिया था। और अभिक्रमित के 4 सिद्धांत थे। साकाई यानी आंतरिक जो सिद्धांत दिया था यह दिया था क्राउडर ने। तीसरा है आरोह या
मैथेटिक्स सिद्धांत दिया था गिलवर्ट ने, और चौथा कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत दिया था स्टार लूगे ने दिया था। तो आप इन पॉइंटों को भी याद कर लेना। रेखाई सिद्धांत, शाकाई सिद्धांत, आरो या मैथेटिक सिद्धांत, और कंप्यूटर पर हो सकता है अगली बार कंप्यूटर से पूछा जाए कि कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित सिद्धांत किसने दिया था। अभिक्रमित सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत या सीखने से संबंधित ये सारे सिद्धांत है। 10वां क्वेश्चन है बाकर मेहंदी के मेहदी, ये मेहंदी नहीं है, बाकर मेहदी के शाब्दिक सर्जन चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं। तो इसका आंसर होगा डी, यानी इसने 4 उप परीक्षण नाम दिए थे। यह सर्जनात्मक चिंतन से संबंधित है। सर्जनात्मक चिंतन का जो निर्माण किया था वो टॉरेंस ने किया था। तो आप इस पॉइंटों को भी नोट कर लेंगे। सर्जन और चिंतन हम देखते हैं पहले कि चिंतन होता है क्या। चिंतन मैंने सोचना, तो सोचने के 2 प्रकार होते हैं। ये एक स्वप्रायण चिंतन होता है और दूसरा यथार्थवादी चिंतन होता है। स्वप्रायण चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत अभिसारी चिंतन आता है और दूसरा आता है सर्जनात्मक। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि आदमी जो है उसका निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, और सर्जनात्मक चिंतन को अभिसारी या आगमनात्मक भी कहा जाता है। उसमें हम दिए गए पर विचार करते हैं अभिसारी में, जबकि सर्जनात्मक चिंतन में हम दिए गए सिद्धांत पर नया को जोड़ते हैं तो उसे सर्जनात्मक चिंतन कहा जाता है। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। तीसरा पॉइंट है आलोचनात्मक। आलोचनात्मक का मतलब ये होता है कि आलोचना करना नहीं होता है, बल्कि गुण दोषों को परखना होता है। तो किसी भी वस्तु, घटना, तथ्य, सच्चाई को हम जानते बिना, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आलोचनात्मक चिंतन कीजिएगा, तो आलोचनात्मक चिंतन में गुण भी आएगा, आलोचना और एक आलोचनात्मक हुआ, तो आलोचनात्मक चिंतन में गुण दोष दोनों आएंगे। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। 11 नंबर का प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का शाब्दिक का तात्पर्य है। तो व्यापक का तात्पर्य है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना होता है। तो आप इस पॉइंटों को भी नोट करेंगे। हम देखते हैं कि समस्या समाधान के लिए प्रमुख साधन जो है, समस्या समाधान के लिए प्रमुख साधनों का उपयोग जब हम करते हैं, उसको मानक जो साधन माने गए हैं, तो समाधान के लिए हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। मूल्यांकन को हम एक तरीके से हम त्रिभुज आकार में जान सकते हैं। पहले उद्देश्य होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए पहले उद्देश्य होता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति या फल हमें क्या मिलेगा, फिर अधिगम होगा और फिर लास्ट में जो है मूल्यांकन होगा। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का शब्द, अंक व सूत्रों को समझाने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है। सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। इसका आंसर होगा बी, यानी अमूर्त बुद्धि इसका आंसर होगा। अमूर्त बुद्धि मूर्त बुद्धि से संबंधित इससे पहले भी एक क्वेश्चन बना था, लेकिन वो भी जो है विकास के सिद्धांत से बना था। अभी मैंने जीन पियाजे की बात की थी कि एक विकास की अवस्था का सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि एक विकास की अवस्था का सिद्धांत होता है, और इसी प्रकार से आपको इस पॉइंटों को एक विकास की अवस्था का सिद्धांत होता है, एक परिक्रिया का सिद्धांत होता है। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट करेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ इसी से 2 क्वेश्चन बने हैं जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे का सिद्धांत आपको मालूम होगा, विकास का सिद्धांत तो सभी जानते होंगे। समेदी गामक सिद्धांत जो है 0 से 2 वर्ष की आयु में होता है, जबकि पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष में होता है, और पूर्व मूर्त संक्रियात्मक जो है 7 से 11 वर्ष में होता है, और अमूर्त संक्रियात्मक को औपचारिक संक्रियात्मक भी कहा जाता है, यानी 11 से और 18 वर्ष की आयु में यह होता है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछा ही जाएगा, आपको इसको भी ध्यान में रखकर आगे की तैयारी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से संबंधित है। 21D, 21B, 21C, 21A। तो आप जानते ही होंगे इसका डी होगा। 21A के तहत जो है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है। अब देखो 86 संविधान संशोधन, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें 21A और 51 जोड़ा गया था। उसी के तहत जो है शिक्षा का अधिकार के तहत जो है इसमें जोड़ा गया था। उसके तहत 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 4 पॉइंट आपको नोट रखने पड़ेंगे। राष्ट्रीय बाल आयोग द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है और निगरानी की जाती है राष्ट्रीय बाल आयोग। दूसरा पॉइंट है एनसीईआरटी, जो शिक्षा से संबंधित है, प्रावधान है। एनसीईआरटी जो है पाठ्यक्रम तैयार करेगी और इसकी देख रेख भी करेगी। चौथा पॉइंट है प्रभावी बनाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा का स्तर को सुधारने के लिए राज्य और केंद्र सरकार संयुक्त रूप में कार्य करेंगे। आपको मालूम होगा कि 76 की बात है, बीच बीच में ऐसा हुआ था कि कभी समवर्ती में यह शिक्षा थी तो कभी यह राज्य की सूची में था, कभी केंद्र की सूची में था। तो बीच बीच में ऐसे ही प्रावधान हुए जिसमें संशोधन हुई, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में है। राज्य भी और सरकार का भी दायित्व बनता है कि इसमें व्यय भी करे और दोनों इसकी देख रेख करे बेहतर शिक्षा के लिए। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। विकलांग जो छात्र होंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर निःशुल्क जो है किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ में ड्रेस के लिए, यूनिफॉर्म के लिए भी वहाँ पर जो है पैसे दिए जाते हैं। और साथ में आपको देखा होगा कि मिड डे मील जो है, दिन का दोपहर का भोजन जो है बालकों को वहाँ पर दिया जाता है। छात्र संख्या बढ़े और अब तो इस प्रकार नई शिक्षा नीति में ऐसे इस प्रकार की बातें आ रही है कि वहाँ पर जो है सुबह के समय उन्हें नाश्ता भी दिया जाएगा, पौष्टिक खाना भी दिया जाएगा, फल फ्रूट, अंडा, दूध, दही, दूध इस प्रकार से भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध का सीमाकान होता है। तो क्रियात्मक शोध का सीमाकान होता है सम्मानीकरण ना किया जाना। इसमें मैंने और ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन आप इसको सही कर सकते हैं। इसी प्रकार क्रियात्मक शोध से ही 2018 अल्टी में प्रश्न पूछा गया था कि क्रियात्मक अनुसंधान का या क्रियात्मक शोध का पद नहीं है तो परिणामों का सम्मानीकरण करना। इसी प्रकार से हूबहू बना है, बस हमें आकलन करने की ज़रूरत थी, अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत थी। इसलिए पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा आकलन का मतलब 21 का प्रश्न पत्र के दृष्टि में रखकर नहीं, और भी क्वेश्चन जो पूछे गए थे प्रश्न पत्रों में उनका भी आकलन करना है। अब देखते हैं कि वास्तव में जो क्रियात्मक शोध होता है, क्रियात्मक शोध के जनक जो कहे जाते हैं कार्ल लेविन का है। यूएसए यानी अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक थे कार्ल लेविन, उनको माना जाता है क्रियात्मक शोध का जनक। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा क्षेत्र में जो है शोध का जनक माना जाता है स्टीफन एम कोरे को माना जाता है। क्रियात्मक शोध के मुख्यतः 6 चरण होते हैं। समस्या का चयन करना, समस्या की पहचान करना, परिकल्पित करना, फरदार संकलनों का उनको देखना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना और अंतिम आएगा परिणामों का या निष्कर्ष का या विवेचना करना। तो आप क्रियात्मक शोध के मुख्यतः 6 कारण हैं। हो सकता है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। कुछ विद्वान अभी मैं देख रहा था कि 4 ही मुख्यतः बताए हैं, तो आप इन पॉइंटों को भी ध्यान में रखेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है मोनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठार जो होता है, तो उस अधिगम पठार जो मोनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाला अधिगम पठार होता है, समाप्त किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, समाप्त करना कठिन होता है। तो इसका सी होगा, यानी समाप्त करना कठिन होता है। यह मोनोशारीरिक रूप से होने वाले पठार के बारे में दिया गया क्वेश्चन है।
16वां नंबर का प्रश्न है, किसके अनुसार विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिससे जीव पूर्ण अवस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। हरलॉक, वेबस्टर शब्दकोश से, एंडरसन, अल्पोर्ट से। तो यह सिद्धांत होगा वेबस्टर का शब्दकोश, यानी बी इसका आंसर होगा। उन्होंने विकास के बारे में यह सिद्धांत दिया था। हरलॉक ने जो विकास के बारे में सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि अभिवृद्धि तक सीमित नहीं रहता, मतलब विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं रहता है, वह पड़ो अवस्था लक्ष्य की ओर परिवर्तन की ओर जाता है और परिवर्तनशील क्रम में निहित होता है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना कि एक ही तरीके के अतिरिक्त अन्य उनके उदाहरण या उनके कथन को भी आप नोट करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार वातावरण वृद्धि, विकास और वृद्धि, एक बुद्धि होती है, वृद्धि है, ये विकास और वृद्धि में जो है विकास और बुद्धि में अंतर क्या है। कई बार यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और आपको भी अगर पूछा जाएगा कि विकास या बुद्धि में पहले कौन सा आएगा, तो आपका भी कथन होगा कि नहीं, वृद्धि पहले होगी, विकास बाद में होगा। तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। किसी भी प्राणी में विकास पहले होता है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। मनुष्य ही नहीं, कोई भी प्राणी हो, किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। देखो, वृद्धि जो क्या होती है, गर्भाधान से 2 वर्ष, गर्भाधान से 2 सप्ताह बाद प्रारंभ हो जाती है वृद्धि, और जो है 20 वर्ष तक वृद्धि आते आते जो है मनुष्य की वृद्धि या किसी भी प्राणी की वृद्धि रुक जाती है। गर्भाधान से लेकर 20 वर्ष तक जो है, उसके बाद आपने देखा हो कि लंबाई हमारी बढ़ती नहीं है, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। वो आप में विकास की गति हमेशा चलती रहती है, अर्थात सार्वभौमिक है विकास। सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविरल मात्रा में आगे चलती चलती रहती है, जैसे कि पानी या हमारी भाषा का आधार हो। अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, वहाँ विकास से बना था, यहाँ बुद्धि से वृद्धि से बना है। वृद्धि का समूह कारक सिद्धांत जॉनसन, स्टर्न, थॉर्नडाइक, थार्स्टन और गिलफोर्ड। तो इसका आंसर होगा थार्स्टन होगा, इसका सी आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि जो बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, एक कारक सिद्धांत दिया था जो है वो वीने ने दिया था और स्टर्न ने भी दिया था। वहीं हम देखते हैं द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था, बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, जबकि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है गार्डनर ने दिया था। गार्डनर का सिद्धांत कई बार प्रश्नों जैसे यूटेड में भी पिछले बार पूछा गया था। गार्डनर ने बहुबुद्धि के 9 सिद्धांत दिए, जैसे स्तनिक, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, भाषा, तार्किक, इस प्रकार से विभिन्न हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, चालक शक्ति का वह मौलिक शोध है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है, किसने कहा? तो डेसियल, बोरिंग, गेट्स, फ्रेंडसन। तो इसका आंसर होगा डेसियल ने यह सिद्धांत दिया था मित्रों। तो आज फिलहाल इतना ही, कुछ क्वेश्चन शेष बचे हैं इसमें, उनको भी मैं जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपका ज्ञान में वृद्धि अगर होती है, तो आप लाइक करें, शेयर करें। मेरा एक छोटा सा प्रयास औरों तक भी पहुँचे, अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाने का कष्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी ही मैं 2022 उत्तर प्रदेश पीजीटी प्रवक्ता का पेपर का विश्लेषण और आकलन वीडियो के माध्यम से करूंगा। आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः हिंदी साहित्य समागम की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद।